हम बात करने जा रहे हैं एक नए एप्लीकेशन के ऊपर ऑफ गॉस लॉ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। यहां पर जो शीट है वो बहुत पतली शीट है। पतली शीट को आप ऐसा मान सकते हैं जैसे कि सिर्फ एक पेपर। अब ये पेपर जो है इसकी थिकनेस ना के बराबर है, इसीलिए हम इसको प्लेन शीट कह रहे हैं, थिन प्लेन शीट। और इसके थ्रू हम पता करना क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी P पॉइंट पर कितनी है। मान के चलते हैं कि एक शीट है, एक थिन शीट है जिसकी जो लेंथ है वो इस तरफ भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है और इस तरफ भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है। मतलब ये काफी बड़ी प्लेट है, राइट। और काफी बड़ी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम इससे कुछ दूरी पर, एक r डिस्टेंस की दूरी पर P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, राइट। तो बेसिकली हमें ये करना है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है इस P पॉइंट पे ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट। इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो क्या है, गॉस थ्योरम, राइट। अब गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके थ्रू एक गॉसियन सरफेस चूज करनी पड़ेगी। तो गॉसियन सरफेस अगर मैं चूज करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से एक सिलेंडर की तरह दिखेगी और ये सिलेंडर भी सिमेट्रिकल होना चाहिए अक्रॉस द चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज सिचुएटेड है उस सिस्टम के अक्रॉस। मतलब जैसे अगर यहां पर एक प्लेन शीट है तो इस प्लेन शीट के अक्रॉस जो गॉसियन सरफेस आप लेंगे वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो ये P पॉइंट इस शीट से r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो जो सिलेंडर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जितना इस तरफ आ रहा है सिलेंडर उतना ही इसके दूसरी तरफ भी आएगा। यानी कि एक शीट से अंदर से बिल्कुल बीच में से सिलेंडर पास हो रहा है और सिलेंडर का आधा हिस्सा इस तरफ जा रहा है जो कि ये P पॉइंट तक जा रहा है और आधा हिस्सा दूसरी तरफ जा रहा है, तभी वो इस प्लेन शीट के अक्रॉस सिमेट्रिकल होगा, राइट। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि दोनों तरफ बराबर तरीके से मौजूद है, राइट। तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, पहली चीज कि अगर कोई प्लेन शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकलेगी, राइट। मैं बेसिकली अगर मैं बोलूं तो अगर मैं थिन शीट को ऐसे रख रहा हूं, आपको एक लाइन की तरह अगर वो दिख रही है, ऐसे थी, इसको मैंने ऐसे रख दिया तो इससे इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, राइट, क्योंकि बहुत पतली सी थिन शीट है। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए यहां पर मैं एक सिलेंडर अज्यूम करूंगा जो इस तरफ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर देगा और इस तरफ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर देगा, जिससे आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल रही है इस बारे में आप पता कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए गॉसियन सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल रहेगा दोनों तरफ में। अब हम बात करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम जानते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, राइट। सबसे पहले एक और चीज मान लेते हैं, देखिए ये इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट है, राइट, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट है। तो हमें ये नहीं पता है कि यहां पर कितना चार्ज टोटल स्टोर्ड है, लेकिन हम एक चीज एज्यूम कर सकते हैं कि लेट अस सपोज इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, राइट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने इसके ऊपर मान ली कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है। अब हमें फॉर्मूला पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। इसके लिए मुझे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी होगी और फिर ds की डायरेक्शन पता करनी होगी। तो ये पॉजिटिव चार्जेस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलेगी, यानी कि मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन मान सकता हूं, करेक्ट। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेट अस सपोज ये एक सिलेंडर है, तो क्योंकि पॉजिटिव प्लेट बीच में मौजूद है तो वो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगी, तो यहां से इस सरफेस से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। तो यहां पर एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। अच्छा, ये जो एरिया यहां पर सिलेंडर एनक्लोज कर रहा है अपने अंदर, लेट अस सपोज ये ds एरिया है। कितना एरिया है? ds। अब इस कर्व सरफेस की बात कर लेते हैं, यहां पर इस तरफ इस कर्व सरफेस की बात कर लेते हैं।
तो हर पॉइंट पे आपको जो एरिया वेक्टर मिलने वाला है वो परपेंडिकुलर मिलने वाला है, राइट। इस तरीके से आपको एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर मिलने वाला है। परपेंडिकुलर किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आउटवर्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और कर्व्ड सरफेस पे आपको इस तरफ इस तरीके से आपको हर बार आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, आपको आउटवर्ड मिलने वाला, तो वो हमेशा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मिलेगा। साथ ही साथ में अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करता हूं तो भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की यही डायरेक्शन होगी और एरिया वेक्टर की भी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ये बात आपको पता है कि कोई गॉसियन सरफेस अगर आप लेते हो तो वो एक 3 डायमेंशनल सरफेस होती है और 3 डायमेंशनल से हमेशा एरिया वेक्टर आउटवर्ड लिया जाता है। क्लोज सरफेस से हम बात कर चुके थे, आउटवर्ड एरिया वेक्टर लिया जाता है। सिमिलरली इस तरफ में भी यहां पर ऐसे एरिया वेक्टर मिलेगा आपको आउटवर्ड हर बार, राइट। इस तरीके से आउटवर्ड मिलेगा। अब हमको पता है कि जो फ्लक्स है वो क्या होता है, वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। यहां पर ये वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। अब इन वेक्टर क्वांटिटीज को जब मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ओके, फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ इधर की बात करता हूं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और एन कैप की डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। तो यहां पर ये जो आ जाएगा किस तरीके से आ जाएगा, ईडीएस आ जाएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस का निकाल रहे हैं, राइट। तो इस सरफेस का फ्लक्स क्या आ जाएगा, ईडीएस आ जाएगा, राइट। अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस से निकालना चाहूं तो हमको पता है कि ई डॉट डी एस का मतलब क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यहां पर इस केस में इस कर्व्ड सरफेस से कोई भी कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं मिलने वाला है। कंट्रीब्यूशन किससे मिल रहा है, सिर्फ इस प्लेन सरफेस है, इस साइड वाली सरफेस है, एंड पॉइंट से, राइट। यहां से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है जो कि ईडीएस है। ओके, द नेक्स्ट इज यहां इस वाली से क्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्यू पॉइंट भी इस सरफेस से आर डिस्टेंस की ही दूरी पर है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने ये जो गॉसियन सरफेस बनाई है सिमेट्रिकल बनाई है, तो इसको मैंने फाई E1 मान लिया था, इस क्यू वाले को मैं फाई E2 मान लेता हूं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, ई डॉट डी एस। वैसे ई डॉट डी एस कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा कितना है दोनों के केस में, इसमें 0 डिग्री है, राइट। तो इसीलिए यहां पर कॉस 0 1 होता है, तो ई डी एस आ जाएगा, करेक्ट। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो इधर के कर्व्ड पाथ पे भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे हैं। तो जो टोटल फ्लक्स आएगा, यहां पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देता हूं, वो क्या आ जाएगा, फाई E1 प्लस फाई E2। इस पूरी गॉसियन सरफेस से क्या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो क्या निकलेगा, इधर सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया और इस वाली सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, ये टोटल मिलकर के आपका पूरे गॉसियन सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो EDS प्लस EDS हो जाता है 2EDS, 2EDS, राइट। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर आपका चार्ज, ये ds जो है आपका एरिया है जिसके अंदर कुछ चार्ज स्टोर होगा, राइट। इसके अंदर क्या स्टोर होगा, चार्ज स्टोर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चीज यहां पे समझ लीजिएगा कि आपका फ्लक्स आ चुका है। गॉस थ्योरम से हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज स्टोर्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। चार्ज स्टोर्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें यह समझना है कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ है, उसका निकालने का तरीका इस सरफेस चार्ज डेंसिटी से होता है।
हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज है, ये हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी से मिल जाता है। तो इस एरिया के अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी एस। चार्ज Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी एस, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया जो आपने लिया है, तो ये आपको चार्ज मिल जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये आपका टोटल फ्लक्स आ रहा है, इसको मैं यहां पे पुट कर सकता हूं 2E/ds, और चार्ज आपका क्या आया है, सिग्मा इंटू डी एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां ds से ds कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। This is the formula for electric field at a point P due to infinitely charged thin plane sheet। इससे आप एक चीज समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बन रही है वो कहीं भी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि जो मैं पॉइंट चूज कर रहा हूं वो कितना इस शीट के पास में है या कितना इससे दूर है, यानी कि इस r डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये तभी पॉसिबल है जब ये शीट जो आप ले रहे हो ये इनफाइनाइटली लार्ज हो, मतलब ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसको डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, हर पॉइंट पे लगभग बराबर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। ये तभी पॉसिबल है जब ये इनफाइनाइटली थिन शीट है। अगर ये इनफाइनाइटली थिन शीट ना होकर के छोटी मोटी कोई शीट होती तो उससे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी नहीं मिलती। उसका आंसर बिल्कुल वैसा ही होता जैसा आप पहले केसेस में देख चुके हो, जो आर पे डिपेंडेंट केसेस देखे आपने, राइट। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर पर डिपेंडेंट नहीं है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और आता है सामने, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि यहां पर तो हमने एक थिन शीट ली थी, हमने यहां पर सिर्फ एक थिन शीट ली है। क्या हो अगर हम दो थिन शीट एक दूसरे के आमने सामने रख दें? आइए देखते क्या होता है। लेट अस सपोज लेट अस सपोज कि एक शीट है और ये उसके पास में रखी हुई दूसरी शीट है, दोनों शीट एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई है। फिलहाल इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। इस पे जो चार्ज स्टोर्ड है उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान लिया कि सिग्मा 1 है, और इस पे जो चार्ज स्टोर्ड है उस पे हमने मान लिया सिग्मा 2 है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इस तरफ भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी, यानी कि अगर मैं कहूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 मान लेता हूं, तो इस सरफेस की इस एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी, राइट। इससे बिल्कुल इस तरफ में राइट हैंड साइड में और इससे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। सिमिलरली इस वाली शीट की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में भी जाएगी, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी इन दो शीट्स की वजह से। लेकिन अभी भी हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी देखने को। तो सपोज करते हैं यहां पर देखेंगे अगर आप ध्यान से तो तीन रीजन बन जाएंगे। दिस इज रीजन 1 जो इन दोनों प्लेट्स के कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट है ये। फिर सेकंड रीजन जो इन दोनों के बीच में आएगा, एंड द थर्ड रीजन इज कंप्लीट राइट रीजन, मतलब इन दोनों के बिल्कुल राइट में, राइट। तो अब यहां पर ये तीन रीजन्स बन गए। अब देखते हैं इस तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से देखने को मिलती है। लेट कर लेते हैं कुछ एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है उसको हम नेगेटिव मानेंगे और जो राइट साइड की डायरेक्शन में जा रही है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। देख बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मान रहा हूं तो उससे ऑपोजिट जाने वाली को मेरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा, राइट। तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन लेफ्ट डायरेक्शन एज नेगेटिव and electric field in
राइट डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन की बात करते हैं, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। देखिए दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रही है, राइट। यहां पर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -E1 एंड -E2 दोनों सेम डायरेक्शन है और लेफ्ट डायरेक्शन में जाए तो दोनों नेगेटिव होंगी और एडिशन होगा एक तरीके से, तो -E1 -E2। अब आपको पता है थिन शीट की वजह से इनफाइनाइट है, ये सारी इनफाइनाइट है, कोई सी दोनों शीटें जो है ये इनफाइनाइटली थिन शीट्स है। तो दोनों शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर ये आ जाएगा -σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सिग्मा 1 आ जाएगा। फिर -σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से अगर देखा जाए तो कॉमन आता है -1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सो फॉर फर्स्ट रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी लाइक दिस। अब बात करते हैं सेकेंड रीजन के बारे में। सेकेंड रीजन के अंदर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और इसके थ्रू जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां पर हो जाएगा E1 जो आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड वाली जो है वो पॉजिटिव है, तो E1 प्लस में आएगा, लेकिन E2 माइनस में आ जाएगा। तो यहां पर σ1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा इससे कॉमन, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा σ1 माइनस σ2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन। अब बात करते हैं थर्ड रीजन के बारे में। थर्ड रीजन में अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि राइट हैंड साइड में जा रही है, राइट। तो अब यहां पर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा प्लस σ1/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके साथ साथ इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट σ1/σ2। अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, मतलब फर्स्ट और थर्ड रीजन के अंदर दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बराबर है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है टोटल, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। लेकिन वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही है, करेक्ट। अब ये एक जनरल केस है। इस जनरल केस के अंदर हम एक और केस लेते हैं, केस 1। केस 1 जो है उसके अंदर हमें क्या बात करनी है कि अगर दोनों ही शीट्स इस तरीके से हो कि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर आ जाए, बात समझेगा, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाए, यानी कि σ1 इज इक्वल टू σ2 इज इक्वल टू सिग्मा। ये σ1 और σ2 दोनों बराबर हो गए और उसकी कांस्टेंट वैल्यू जो हमने ली वो क्या ली, सिग्मा की ली। तो जरा फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए -1/2 एप्सिलॉन नॉट तो है ही, लेकिन σ1 की जगह सिग्मा पुट करेंगे और σ2 की जगह भी सिग्मा पुट करेंगे, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, ये हो जाएगा 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस तो पहले था यहां पर, ये माइनस पहले यहां पर रहेगा, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये -σ/ε0 रह जाएगा। यानी कि दो शीट्स जब मैंने रखी जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बिल्कुल सेम है, तो इस तरफ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, -σ/ε0। ये फर्स्ट रीजन की बात थी। सेकेंड रीजन में देखते क्या होगा, देखिए यहां पर 1/2 एप्सिलॉन तो वही आ जाएगा, लेकिन अंदर क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा। σ1 की जगह भी सिग्मा रखेंगे, σ2 की जगह भी सिग्मा रखेंगे, तो σ1 की जगह सिग्मा रखा, सिग्मा माइनस सिग्मा, लाइक दिस, ये 0 आ गया। थर्ड इक्वेशन, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड रीजन की, उसमें भी क्या होगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, देख सकते हैं आप, यहां पर भी सिग्मा और यहां पर भी सिग्मा रखेंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 σ/2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, σ/ε0, राइट। तो इस तरीके से आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, कब, जब दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है
प्लस दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मतलब जो सिग्मा है दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर है। अब जरा एक केस की बात और कर लेते हैं, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस को आप अगले चैप्टर में भी देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल्स के अंदर जो आपका चैप्टर है नेक्स्ट, उसके अंदर भी आप देखेंगे। इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा 1 को तो हम सिग्मा ही ले रहे हैं, लेकिन सिग्मा 2 को हमने माइनस सिग्मा कर दिया। अब मतलब क्या हुआ इस बात का, यहां पर तो वही एरिया, वही डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वही है, सिग्मा है, लेकिन यहां पर डेंसिटी उतनी है, बस नेगेटिव चार्ज कर दिया है। यहां पॉजिटिव था अभी तक, अब नेगेटिव चार्ज कर दिया है। बिल्कुल सेम डेंसिटी है सिग्मा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बिल्कुल सेम है सिग्मा, लेकिन अब हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव, यानी कि यहां पर नेगेटिव चार्ज स्टोर कर रखा है। अब क्या होगा, E1 की बात कर लेते हैं, तो -1/2ε0 सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा, राइट। तो सिग्मा माइनस सिग्मा अंदर हो जाएगा, वो क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली थर्ड रीजन की बात पहले कर लेते हैं, थर्ड रीजन, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सेम सेम चलते हैं। तो थर्ड रीजन में भी क्या होगा, 1/2ε0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब इस केस में क्या आ जाएगा, वो सिग्मा माइनस सिग्मा, दैट इज 0 अगेन। सिग्मा माइनस सिग्मा 0 होता है तो 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस में क्या होगा, 1/2ε0 सिग्मा माइनस ऑफ माइनस सिग्मा, राइट, माइनस ऑफ माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में 2ε0 एंड दैट इज सिग्मा अपॉन ε0। अब यहां इस केस के अंदर और इस केस के अंदर आप ये फर्क देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ फर्स्ट और थर्ड के अंदर, यानी कि इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल थी, बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। लेकिन केस 2 के अंदर इस तरफ और इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ये कब होगा, जब ये एक पॉजिटिव चार्ज की शीट होगी और एक नेगेटिव चार्ज की शीट होगी विद सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, तो आपको दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। आप आगे जाके पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर कैपेसिटर के बारे में, तो उस कैपेसिटर के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है। इसी तरीके से वो चार्जेस को स्टोर कर पाता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका थिन प्लेट शीट का, इनफाइनाइटली थिन प्लेट शीट, ठीक है। तो इसके बाद में यहां पे आपका चैप्टर ही खत्म होता है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज में मौजूद है, उनको कैसे सॉल्व करना है।